वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2023 की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और उन छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो कि अब की बार 4th सेमेस्टर में गए हुए हैं, 4th सेमेस्टर की परीक्षा आपकी लगी हुई है। तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा और सारे प्रश्न लगभग आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले और भी वीडियोस आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दी गई हैं, अर्थात जो क्लासेस हुई हैं उन सभी को हमने एक क्रम से प्लेलिस्ट में सजा दिया है ताकि आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना और आप आसानी से लिखें और अच्छा अंक प्रदान प्राप्त हो आपको। और आपको बता दूं, हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए छात्र छात्र हैं उनको काफ़ी नंबर भी मिल रहे हैं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप कर रहे हैं बच्चे। बहुत सारे लोग हमारे पास रिजल्ट अपना भेजते हैं। कल हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये प्राचीन इतिहास बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है मॉडल पेपर, जिसके अंतर्गत आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है, अर्थात दक्षिण भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, खास करके 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के बीच का जो इतिहास है, इसी इतिहास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है, ये 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। आइए चर्चा करते हैं। तो ये लिखित मॉडल पेपर है। हमने आपके लिए विधिवत तरीके से समय निकाला और देखा कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और फिर हमने एक प्रकार से यह मॉडल पेपर तैयार करा है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास का। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आपको बता दो, जो खंड आ होता है वहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बताऊं तो आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं भाई? उसके लिए आपको 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। कितने अंक भाई? तो 10 अंक उसके लिए आपको प्रदान किए जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? यानी 50 शब्दों में आपको लिखना है और खंड जो है आ में सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। क्लियर? आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके खंड आ से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से खंड बा में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ पर 200 शब्दों में लिखना होता है। 7 नंबर उसके लिए आपको दिए जाते हैं। अति लघु उत्तरीय वाले जो प्रश्न होते हैं उनके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें आपको 4 प्रश्न दिखेंगे खंड सा में, जिनमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं 500 शब्दों में, और आपको उसके लिए लगभग 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर लघु उत्तरीय के लिए, अति लघु उत्तरीय को 2 नंबर और दीर्घ उत्तरीय को 10 नंबर। इस प्रकार से कैटेगराइजेशन है और 75 नंबर का पूर्णांक होता है आपका। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संगम साहित्य। संगम साहित्य के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर और 2 वीडियोस आपकी महासंग्राम की मॉडल पेपर के नाम से ही अवेलेबल है, तो उनको देख लीजिएगा, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। ठीक है, विस्तार से हमने महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर दिया था, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोस को आप 4 वीडियो लगभग अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। सिलेबस की वीडियो को लेकर के 5 वीडियो, और ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ 6वीं वीडियो है। इसी प्रकार से और भी 2 3 4 मॉडल पेपर दे दूंगा, तो आप अपनी परीक्षा में टॉप कर जाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को जान लिया, पढ़ लिया तो। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य के बारे में हमने विस्तार से बताया था, 3 संगम हुए थे। ठीक है, तो उन सभी संगमों के बारे में हमने बताया था। संगम साहित्य का मतलब होता है जो तमिल भाषा का जो साहित्य है उसी से, तो तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। और ख़ास करके दक्षिण भारत का जो इतिहास है, एकमात्र एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों में देखा जाए संगम साहित्य, जिससे विधिवत तरीके से हमको जानकारी प्राप्त होती है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। और जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, खास करके 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, तो उसमें संगम साहित्य का बड़ा योगदान है जानने के लिए। ठीक है, तो तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राचीनतम तमिल साहित्य को ही खास करके हम संगम साहित्य कहते हैं, और दक्षिण भारत के एक युग विशेष के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के एकमात्र स्रोत के रूप में हम इसको लेते हैं, साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और संगम साहित्य के बाद में कन्नड़ साहित्य का भी विशिष्ट योगदान है, क्योंकि तमिल भाषा के बाद में दक्षिण भारतीय भाषाओं में कन्नड़ जो भाषा है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, मतलब तमिल भाषा के बाद। ठीक है, तमिल भाषा तो सबसे प्राचीन मानी ही जाती है दक्षिण भाषाओं में, और कन्नड़ जो है वो उसके बाद में आती है। कर्नाटक और मध्य दक्कन का जो एरिया है वहाँ के जो भाषा है खास करके उसी को कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, हालाँकि आपको मैं बता दूँ कि कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि या तो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं कुछ, जैसे किताबें पुस्तकें हमको मिल गई, ग्रंथ वगैरह, या तो अभिलेखित साक्ष्य हमको मिलते हैं, या फिर कोई मुद्रा हमको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि उस समय का एक प्रकार से इतिहास कैसा रहा होगा। या फिर कोई विदेशी यात्री आए और वह विवरण प्रस्तुत कर दे, तो उस विदेशी यात्रियों में जैसे कि मेगास्थनीज आया था, इंडिका लिखा, स्ट्रैबो आया था, मार्को पोलो आया था, टॉलेमी आया था, इन सभी के रचनाओं में अगर आप देखिएगा तो इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो साहित्य मतलब संगम साहित्य यही है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात की जाए तो ये खास करके महेंद्र वर्मन के बाद में आता है और महेंद्र वर्मन का लड़का है ये। ठीक है, महेंद्र वर्मन का पुत्र है नरसिंह वर्मन, जो कि एक प्रकार से सिंहासन पर बैठता है और पल्लव वंश का ये शासक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन किस वंश का शासक है भैया, तो पल्लव वंश का शासक है ये। सबसे योग्य और सबसे प्रतापी शासक पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम ही है, तो इसीलिए प्रश्न बनता है इससे, इसके बारे में। तो 50 शब्द आपको लिखना है। नरसिंह वर्मन आप बताएंगे भाई कि ये जो है किसका पुत्र है, तो आप बताइएगा कि ये महेंद्र वर्मन का लड़का है, और महेंद्र वर्मन के बाद में ये जो है गद्दी पर बैठता है नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक है। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम एक योग्य और कूटनीतिज्ञ शासक था। खास करके आप देखिएगा जो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था, उससे लड़ा था नरसिंह वर्मन प्रथम, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक, नरसिंह वर्मन प्रथम योग्य था, कूटनीतिज्ञ था, और खास करके इसने क्या किया था, लंका के नरेश थे उस समय, मान वर्मा लंका के शासक थे, श्रीलंका में जो पड़ता है लंका वही लंका, तो लंका के शासक थे उस समय नरेश मान वर्मन। तो उनकी सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को इसने क्या करा था, पराजित कर दिया था। जो पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के, खास करके हर्षवर्धन जो उत्तर भारत का सम्राट था, उत्तर भारत के महानतम शासक माने जाते हैं, उनको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। उस पुलकेशिन द्वितीय को लंका के नरेश मान वर्मा से मिल करके, उनसे सहायता लेकर के पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और नरसिंह वर्मन जो था ये पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो पल्लव और चालुक्य संघर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो पल्लव यहाँ पर हावी हो जाते हैं चालुक्यों पर, यानी नरसिंह वर्मन जो है हरा देता है किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। किस के साथ मिलकर के, या किसकी सहायता से, लंका का शासक था मान वर्मा, उसकी सहायता से। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध भूमि में ही मारा जाता है यहीं पर, और नरसिंह वर्मन ने चोलों को, चेरों को, पांड्यों पर, इन सभी पर आक्रमण किया था नरसिंह वर्मन ने। यानी कि जो ये पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन, इसने चोलों पर भी आक्रमण किया, इसके अलावा चालुक्यों पर तो किया ही था, इसको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को, चेरों पर आक्रमण किया, पांड्यों पर भी आक्रमण किया, और उन सभी पर विजय भी प्राप्त करी। तो सबसे महानतम शासक बोला जाए पल्लव वंश का, नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पल्लव वंश से संबंधित 4 कलात्मक शैलियों के नाम लिखिए। तो पल्लव वंश से संबंधित जो 4 कलात्मक शैली है, अच्छा पल्लव कौन थे भाई, तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात की जाए तो जो है बप्पदेव थे, वो पल्लव वंश के प्रतिष्ठापक थे, और बप्पदेव के अधीन जो है आंध्रपथ यानी जो तेलुगु आंध्रपथ है, और तमिल जो तोंड मंडलम है, ये दोनों आते थे। आंध्रपथ की राजधानी धान्यकूट यानी अमरावती के पास धरड़ीकोट तथा जो तोंड मंडलम था उसकी राजधानी उस समय कांची थी, यानी जो आज का कांजीवरम है वो राजधानी थी तोंड मंडलम की। और अब बात की जाए धान्यकूट की, तो धान्यकूट की राजधानी जो थी वो अमरावती थी। ठीक है, पल्लवों की अगर बात की जाए तो खास करके इनको अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोतों की, इनके तो कई प्रकार के, संस्कृत भाषा का प्रचलन यहाँ पर था, पल्लव लोगों संस्कृत भी जानते थे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो कलात्मक शैलियाँ हैं, तो 4 कलात्मक शैलियाँ जो कौन कौन सी हैं वही पूछी गई हैं। तो पहली है महेंद्र शैली, दूसरी है मामल्य शैली, तीसरी है राजसिंह शैली, और चौथी है अपराजित शैली। ये 4 शैलियाँ हैं
जो कि एक प्रकार से पल्लव युगीन शैलियाँ हैं। और इसमें सबसे फेमस जो शैली है वो है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली की बात की जाए तो ये खास करके आप देखिएगा कि जो इस शैली का जो विकास हुआ है वो खास करके 625 ईस्वी से लेकर के 674 ईस्वी के बीच में माना जाता है। मामल्ल शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो मामल्लपुरम था, और इस शैली के तमाम सारे मंडप मिले हैं। तमाम प्रकार के रथों का निर्माण जो है मामल्ल शैली में ही हुआ है, और इस शैली के मंडपों की जो स्थापत्य कला जो है विशेष उल्लेखनीय है। और ख़ास करके आप देखिएगा जो मामल्ल शैली के जो रथ बनाए जाते थे उसमें 7 पैगोडा, आप देखिएगा 7 पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध रथ होते हैं, तो उसी को जो है 7 पैगोडा या सप्त पैगोडा या 7 पैगोडा कहते हैं। तो इस प्रकार के रथों में 7 पैगोडा जो रथ है वो मामल्ल शैली के द्वारा ही बनाए गए रथ हैं। तो ये सब शैलियाँ हैं जो कि कला और स्थापत्य कला के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके पल्लव वंश जो रहा है या पल्लव शासक जो रहे हैं, ये शैली और कला यहाँ पर एक प्रकार से अपनी उत्कृष्ट पर थी, यानी ठीक ठाक मामलों में थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम का जो एकाश मंदिर है जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, ये भी पल्लव राजा ने ही बनवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही। तो एक प्रकार से कई प्रकार की शैलियाँ भी प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय कौन था? मैंने आपको बताया भी था पुलकेशियन द्वितीय कौन था भाई। तो पुलकेशियन द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये चालुक्य राजवंश का एक प्रकार से शासक था। 609 ईस्वी की बात की जाए तो 609 ईस्वी में ये राज सिंहासन पर बैठता है और खास करके बलात् अधिकार प्राप्त करता है। बलात् अधिकार का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठता है। और राज सत्ता का उपयोग करने वाला पुलकेशिन द्वितीय जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ख़ास करके इसके महत्वपूर्ण 2 सरप्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? एक तो इसने चालुक्य शक्ति को स्थायित्व देने के लिए अपनी विजय वाहिनी जो सेना थी उसे लेकर के दक्षिण भारत की परिक्रमा करी, पहली बात। दूसरी बात, इसने भारतीय इतिहास में पहली बार उत्तरापथ का जो सर्वशक्तिमान शासक था यानी हर्षवर्धन, उसको भी चुनौती देने का काम किया था। और ऐहोल अभिलेख में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था 630 ईस्वी से लेकर के 634 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय जिस समय गद्दी पर बैठता है उस समय चालुक्य राज की दशा जो है एकदम से शोचनीय थी। गृह युद्ध और अनिश्चितता के कारण से तमाम प्रकार के अधीनस्थ राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और ऐसी दशा में पड़ोसी जो राजा थे अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आक्रमण करने को उद्यत हुआ करते थे। और इन सभी परिस्थितियों में पुलकेशियन के समकक्ष 2 समस्याएं थी। पहली तो अधीनस्थ राज्यों को कि जो विद्रोह हैं, जो गृह दमन है, उन गृह युद्ध है की स्थिति है उसको ख़त्म करना, उनका दमन करना। दूसरी बात, बाह्य आक्रमणकारी जो है उनका सामना करना। और ऐहोल अभिलेख में इस संकटापन्न जो स्थिति थी इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि संपूर्ण संसार सत्र रूपी अंधकार से आच्छन्न हो गया था जब ये शासन संभाल रहा था पुलकेशिन द्वितीय, और सभी समस्याओं का समाधान भी किया, ठीक है। और अंतोगत्वा शासक जो था एक प्रकार से नरसिंह वर्मन की मैं बात कर रहा था प्रथम, उसके द्वारा ये एक प्रकार से वीरगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूटों का इतिहास जानने के साधन बताइए। बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश का जो इतिहास है उसको जानने के साधन आपसे पूछ रहा है कि भाई उसका साधन बताइए कि किसके माध्यम से हमको राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो राष्ट्रकूटों के इतिहास के जानने के साधन की अगर बात की जाए तो पहला साधन ये है जो दंती दुर्ग का जो एलोरा और जो सामंतगढ़ का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उससे हमको पता चलता है किसका, जो राष्ट्रकूट जो नरेश रहे हैं उनमें दंती दुर्ग जो था उसका जो एलोरा और सामंतगढ़ का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसके माध्यम से हमको राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको गोविंद तृतीय के जो राधनपुर वनी दिंदोरी और बड़ौदा का जो लेख है, कहाँ कहाँ का, राधनपुर लेख, वनी दिंदोरी का लेख और बड़ौदा का लेख, इससे हमको ये गोविंद तृतीय का लेख है तीनों, इससे हमको राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी बात, हमको अमोघ वर्ष जो प्रथम थे उनका जो संजन लेख है उस संजन लेख से भी हमको राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा
जो चौथा स्रोत है खास करके राष्ट्रकूटों के इतिहास को जानने का, वो है इंद्र तृतीय का जो कामलपुर का लेख है, उससे भी जानकारी मिलती है। तो कामलपुर का अभिलेख जो कि इंद्र तृतीय के द्वारा लिखाया गया, ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा संजन लेख, गोविंद तृतीय के द्वारा राधनपुर, बन दिंदोरी और बड़ौदा का लेख, इसके अलावा दंतीदुर्ग का जो एलोरा और सामंतगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख है, इन सभी से हमको राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखें छठा नंबर प्रश्न है, राजराज प्रथम कौन था? राजराज प्रथम की अगर बात की जाए तो 985 ईस्वी की बात है। 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और ये सुंदर चोल का पुत्र था राजराज प्रथम। ये 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और राजा बनता है, शासक बनता है। और इसका जो वास्तविक नाम था राजराज प्रथम का, इसका नाम है अरुमेलिवर्मन। क्या नाम है इसका? अरुमोलिवर्मन। ये राजराज प्रथम का वास्तविक नाम था। और यह एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब वीर था, योद्धा था। और खास करके इसके समय में ही चोलों की विजय और समृद्धि का इतिहास शुरू होता है, जब ये राजराज प्रथम जो है गद्दी पर बैठता है। और चोल शासक है, ये चोल वंश की गद्दी पर बैठता है 985 में। और राजराज ने जो ये था राजराज प्रथम, इसने कई उपाधियां भी धारण करी थीं। खास करके इसने जो पहली उपाधि धारण करी थी वो थी मूम मंडी चोल देव। कौन सी? मूम मंडी चोल देव। मूम मल्ल जो है मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछा जाए। मूम मंडी चोल देव, ये इसकी पहली उपाधि थी। दूसरी उपाधि इसने जो है जय गोंड की उपाधि भी धारण करी थी। किसकी भाई? जय गोंड की उपाधि भी धारण करी थी। तो जय गोंड, मूम मंडी चोल देव, जय गोंड, इसके अलावा चोल मारतंड की भी उपाधि इसने धारण करी थी। कौन सी भाई? चोल मारतंड। तो चोल मारतंड की जो उपाधि थी इसने यह भी धारण करी थी। तो चोल मारतंड हो गया, जय गोंड हो गया, इसके अलावा मूम मंडी चोल देव, ये सारी उपाधियां जो है राजराज प्रथम ने धारण करी थी। बड़ा ही पराक्रमी शासक था, ये बात ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चोल वंश का समझ में आ रही चीज़ें। तो राजराज प्रथम के बारे में आपने जान लिया। बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, चोल वंश के शासक हैं विजयालय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट शासक हैं। और पल्लवों का सामंत थे ये विजयालय, और ख़ास करके किंतु फिर से स्वतंत्र होकर के विजय करने लगते हैं ये, और दक्षिण में तंजौर पर अधिकार करा। कहीं ना कहीं पे जो विजयालय है 871 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनके द्वारा दोबारा से जो चोल वंश था उसका उदय भी माना जाता है विजयालय के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते और उसी वंश का था ये राजराज प्रथम, जो कि एक प्रकार से बड़ा ही प्रतापी शासक था और बड़ा ही योद्धा था। अगला प्रश्न है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन जो है ये एक प्रकार से क्या है? तो ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसको लिखा है किसने भाई? जिसको लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन है? ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं ये खास करके पल्लव शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। और उनकी पहली रचना है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन जो है यह एक नाटक है, ठीक है। और नाटक, इस ग्रंथ में क्या हुआ है? नाटक में कापालिक, पाशुपत, बौद्ध भिक्षु और जो अन्य संप्रदाय हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। जो बुराइयां थीं सभी धर्मों में, और जो धार्मिक कृत्य थे, जो भ्रष्टाचार थे, जो धर्म एक प्रकार से जिस धर्म में बुराइयां फैलती चली जा रही थी उस समय, उन्हीं सभी बुराइयों को उकेरने का प्रयास, दिखाने का प्रयास, उन पर व्यंग्य करने का प्रयास जो है मत्त विलास प्रहसन में किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा पहली रचना है, मतलब ये महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। और ख़ास करके मत्त विलास प्रहसन ही पहली मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे एक प्रश्न बिल्हड़ को लेकर के पूछ सकता है, जो कि बिल्हड़ जो थे कश्मीरी लेखक थे और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इनको राजाश्रय प्रदान किया था और अत्यंत प्रतिभाशाली थी। और विक्रमांक देव चरित्र जो है इनकी रचना है बिल्हड़ की, बड़ी फेमस है, जो कि विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देती है और दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देती है। विक्रमांक देव चरित्र एक ऐसी रचना है जिससे चालुक्य वंश की सारी जानकारी अगर देखिएगा तो मिल जाएगी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रामाणिक ग्रंथ भी है बिल्हड़ का जो विक्रमांक देव चरित्र है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न है, काकतीयों की राजधानी कहाँ थी, बताने का प्रयास करेंगे। तो काकतीय वंश की अगर बात की जाए तो काकतीय वंश के जो राजधानी थी, खास करके काकतीय वंश का संस्थापक सबसे पहले जान लीजिए कौन था। तो बीटा प्रथम जो था काकतीय वंश का संस्थापक था, कौन भाई, बीटा फर्स्ट। बीटा प्रथम जो था ये काकतीय वंश का संस्थापक था, जिसने नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया और इसी राज्य की राजधानी इसने क्या रखी थी, राजधानी क्या थी, अमकोंड। कौन सी राजधानी थी भैया, अमकोंड। नलगोंडा एक राज्य था छोटा सा, उसी पर शासन करना प्रारंभ किया और उसका गठन किया और उसकी राजधानी अमकोंड रखी। जो नलगोंडा है, नलगोंडा वो हैदराबाद में पड़ता है अब, ठीक है। तो काकतीयों की राजधानी कहाँ थी भाई, अमकोंड थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी वंश में आपको देखिएगा कि एक हिंदू शासिका भी होती हैं, रुद्रांबा देवी। रुद्रांबा देवी की अगर बात की जाए तो वारंगल के काकतीय वंश के शासक थे गणपति। उन्हीं गणपति की पुत्री थी रुद्रांबा, जो कि गणपति के बाद में काकतीय राज्य की शासिका बनती हैं। और एक प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम और एक प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुद्रांबा को लेकर के प्रश्न भी पूछा जाता है, रुद्रांबा देवी को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, गंग वंश के शासकों के नाम लिखिए। गंग वंश के शासक कौन है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गंग वंश के शासकों के नाम लिखिए। तो गंग वंश की बात की जाए तो गंग अभिलेखों के अनुसार राजकुमार कोंगणी वर्मन ने गंग राजवंश की नींव डाली। इसकी स्थापना करी किसने, कोंगणी वर्मन ने, ठीक है। ये गंग अभिलेखों से पता चलता है कि भाई इसने, जो कोंगणी वर्मन हैं, इन्होंने ही गंग राजवंश की स्थापना करी है। और इसमें इसके बाद में आप देखिएगा बहुत सारे शासक आते हैं, जैसे कि माधव प्रथम हरिवर्मन हो गया, इसके बाद माधव द्वितीय आते हैं, फिर विष्णुगोप आते हैं, फिर माधव तृतीय आते हैं, फिर अभिनीत आते हैं, फिर दुर्विनीत आते हैं, फिर मुस्कर आते हैं, फिर पोलवीर, फिर विक्रम, फिर भूविक्रम, फिर शिवमार प्रथम, श्रीपुर, फिर आते हैं श्री पुरुष आते हैं, फिर शिवमार द्वितीय आते हैं। उसके बाद में मार सिंह गद्दी पर बैठता है, फिर राजमल्ल प्रथम बैठता है, फिर नीति मार्ग एरे गंग बैठता है गद्दी पर, फिर राजमल्ल द्वितीय बैठता है, फिर एरप्य गंग बैठता है, फिर नरसिंह बैठता है, फिर राजमल तृतीय गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में बुतुक द्वितीय बैठता है, फिर मरुल गंग बैठता है, फिर मार सिंह द्वितीय बैठता है, फिर राजमल चतुर्थ बैठता है। इसके बाद में एक्कस गंग बैठता है। तो एक प्रकार से इस वंश के शासक थे। इनमें से 4, 5, 6 राजाओं के नाम आप याद रख लीजिएगा और उन्हीं का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा। मैंने सभी राजाओं के नाम बता दिए ताकि आपको इनमें से कुछ राजाओं के अगर नाम याद हैं तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दक्षिण भारत के 4 राजवंशों के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा 4 राजवंश बड़े फेमस कौन है, वो कौन है भाई, ये पहला तो है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है पल्लव, चौथा है राष्ट्रकूट। ये 4 राजवंश आप सभी को पता होगा कौन कौन से, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के 4 राजवंश हैं। आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। समझ में आ गई चीज़ें। तो इस प्रकार से आपने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना, ठीक है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंड बा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो कौन कौन सा स्रोत होता है, या किसी भी इतिहास को जानने का जो स्रोत होता है तो वो कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, प्राचीन भारतीय इतिहास या किसी भी इतिहास के बारे में अगर जानकारी आपको ग्रहण करनी तो 3-4 स्रोत होते हैं। जैसे एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक प्रकार से आपका अभिलेख होता है, एक मुद्राएं और सिक्के होते हैं। अगर बात की जाए, सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत की बात की है तो आपको पता होगा कि हमारे देश के तमाम सारे कवि हुए हैं, बहुत सारे विद्वान हुए हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हुए हैं, और ख़ास करके ऐतिहासिक तत्वों का उल्लेख भी उन धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगा। बहुत से यूनानी और चीनी यात्री आए हैं और सभी लोग आए हैं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी इन सभी से हमको मिलती है। और प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की तो साहित्यिक स्रोतों में एक प्रकार से मुख्य रूप से एक तो शुद्ध साहित्य, एक धार्मिक साहित्य और
ये दो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट हैं। तो शुद्ध साहित्य की बात की जाए तो प्राचीन काल में आप देखिएगा तमाम सारे विभिन्न शुद्ध साहित्य ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, तो उनकी अष्टाध्यायी भी एक प्रकार से जानकारी देती है प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है कात्यायन ने लिखी है उसको वार्तिक, तो वार्तिक जो पुस्तक है कात्यायन के द्वारा लिखी गई, इससे भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति का नाम है पतंजलि, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो महर्षि पतंजलि जिनका जन्म हुआ था हमारे इधर बगल में एक गाँव पड़ता है कोणर गाँव, तो वहीं पर एक प्रकार से जन्म हुआ था उनका, वो कुटिया उटिया बनी है कोणर गाँव में, हमारे बगल में ही गाँव पड़ता है। तो वहाँ पर पतंजलि जी का जन्म हुआ था, महर्षि पतंजलि, और इसी को लेकर के आप देखते ब्रजभूषण जी ने एक बार बोला भी था, ठीक है, पतंजलि के बारे में। तो वहीं पर जा करके उनकी जन्मभूमि से जा करके जो इस समय चर्चा में है ब्रजभूषण, ठीक है। तो पतंजलि के द्वारा रचित है कौन सी, पाणिनीय सूत्र उन्होंने लिखा है। तो इन सभी ग्रंथों में क्या हुआ कि आप देखिएगा तत्कालीन समाज के बारे में, उस समय धर्म क्या रहा, उस समय की जो गणतंत्रीय स्थिति रही वो कैसी रही, राजनीतिक दशा क्या थी, समकालीन ऐतिहासिक ज्ञान कैसा था, यवन आक्रमण उस समय जो हो रहे थे उसकी जानकारी, ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी। इसके अलावा रामायण, महाभारत, मुद्रा राक्षस, इन सभी में भी एक प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल ग्रंथ माना ही जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के ग्रंथ हमको मिलते हैं। तो ये तो रहे शुद्ध साहित्य। एक होते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखिएगा कई प्रकार के धर्म अपने यहाँ पर आए। सबसे पहला जो प्राचीन जो धर्म है दुनिया का सबसे प्राचीन सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो उसमें वेद आपको पता होगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये सब वेद है। तो 4 वेदों के माध्यम से जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, उपनिषद बहुत सारे, आरण्यक है, पुराण हैं। तो ये सब एक प्रकार से धार्मिक साहित्य जिसके बारे में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में, उस समय के सामाजिक स्थिति के बारे में, धर्म के बारे में और क्रियाकलापों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा भारतीय इतिहास का चित्रण तो मिलता ही इन सभी ग्रंथों में, सनातन ग्रंथ में, और सनातन से ही एक प्रकार से निकले ग्रंथ जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गया। तो बौद्ध ग्रंथ में भी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। स्मृतियाँ जो लिखी गई हैं सनातन धर्म की उससे जानकारी मिलती है, जैसे तमाम प्रकार की स्मृतियाँ, मनुस्मृति और भी तमाम सारी स्मृतियाँ हैं जैन ग्रंथ के माध्यम से। तो इन सभी से एक प्रकार से भारतीय प्राचीन इतिहास की झांकी एक प्रकार से प्रस्तुत होती है और निश्चित तौर पर ये इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तथ्यात्मक जानकारी या फैक्चुअल जानकारी, हालांकि ये डेट और सन मेंशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी जो मिलेगी वो विधिवत मिलेगी और ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी। और जो दूसरा स्रोत होता है भारतीय इतिहास को जानने का वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो एक तो अभिलेख होते हैं और एक मुद्रा और सिक्के जो मिलते हैं। अभिलेखों की बात की जाए तो अभिलेखों में ताम्रपत्र आता है, जो घर वर बनते हैं यानी जिसको भवन बोलते हैं, तो उसकी उनकी दीवारों के माध्यम से हम पता लगा देते हैं। जो मिट्टी की मोहरें मिलती हैं, सिलाई मिलती हैं, ये सब अभिलेखों में शामिल की जाती हैं। और ये अभिलेख प्राचीन काल की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा का परिचय करते हैं। और आप देखिएगा कि क्षत्रपों का ज्ञान हो गया, वाकाटक राजाओं का इतिहास, मौखारी और इसके अलावा परवर्ती गुप्त वंश का इतिहास, दक्षिणी भारत के जो चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इन सभी का परिचय, ये सब आप देखिएगा। इनके द्वारा जो इनके शासनकाल में जो मंदिर बनवाए गए थे उन मंदिरों से, भवनों की दीवारों से, चट्टानों पर जो खुदे लेख हैं उन लेखों में चीज़ें लिखी हुई हैं उस समय के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये अभिलेखों के माध्यम से। इसके अलावा मुद्राएँ और सिक्के जो होते हैं उनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के वो भी स्रोत माने जाते हैं, जो कि उन सिक्कों पर जो अक्षर खुदे होते हैं वो उस समय की लिपि का परिचय कराते हैं। और इस पर जो चिन्ह अंकित होते हैं वे तत्कालीन रुचियों की जानकारी प्रदान करते हैं कि भाई उनकी रुचि क्या रही। और सिक्कों पर जो तिथियां लिखी हुई होती हैं उससे क्रम निर्धारित हो जाता है कि भाई कौन सा शासक पहले आया, कौन सा शासक बाद में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी स्रोतों के माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई प्रकार की चीज़ें आपको पता हुई और आप लोगों ने जाना, ठीक है। और विदेशी यात्री बहुत सारे आए हैं, उनका विवरण जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, स्ट्रैबो हो गया, ठीक है, और प्लिनी आया, फिर टालेमी आया, ये सब आते गए और इन लोगों ने एक प्रकार से अपने ग्रंथ में जानकारी दी जो कि उस समय के इतिहास के बारे में थी, ठीक है। तो ये हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का उल्लेख।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, पल्लव शासक दंती बर्मन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो पल्लव शासक था कौन? दंती बर्मन। दंती बर्मन की उपलब्धियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बात की जाए अगर दंती बर्मन की, तो दंती बर्मन जो था ये नंदी बर्मन का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? नंदी बर्मन का लड़का था दंती बर्मन। और उनकी जो नंदी बर्मन की पत्नी थी उनका नाम था रेवा। रेवा जो थी वो राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग की कन्या थी। ठीक है, उन्हीं से एक प्रकार से उत्पन्न हुए थे ये दंती बर्मन। और अपने पिता के समान ही आप देखिएगा कि इसने लंबे समय तक शासन किया, लगभग 46 वर्षों तक शासन किया। 800 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है दंती बर्मन और 846 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। अर्थात मतलब ये शासन करने का जो इसका समय है ये 800 से लेकर के 846 है शासनकाल। लगभग आप देखिएगा 47 लिखा हुआ मिलता है। लगभग 46-47 वर्ष तक शासन करता है ये दंती बर्मन। और ऐसा लगता है कि दंती बर्मन के समय पल्लव और राष्ट्रकूट का जो संबंध था वो बिगड़ गए थे उस समय। और कहा जाता है कि दंती बर्मन ने गोविंद तृतीय के विरोधियों का साथ दिया था। और इससे क्या हुआ कि गृह युद्ध से छुटकारा पाने के बाद उसने उसे दंडित करने का निश्चय किया। और 804 ईस्वी में गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया और दंती दुर्मन उसमें पराजित होता है। और उसने गोविंद को कर देना स्वीकार कर लिया कि भाई अब तेरे को मैं कर दूंगा। ऐसा गोविंद तृतीय को कर देने के लिए बाध्य होता है दंती बर्मन, चूंकि पराजित हो गया था। तो गोविंद तृतीय के मन्ने लेख में दंती वर्मन को खास करके उसका महासामंत या अधिपति कहा गया है। और दंती बर्मन को पांड्यों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पांड्य नरेश उस समय थे वरगुण प्रथम और उसके पुत्र श्रीमार ने दंती बर्मन पर आक्रमण किया और कावेरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया पांड्यों ने। और इस क्षेत्र से दंती बर्मन का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता, जबकि पांड्य शासकों के कुछ लेख प्राप्त होते हैं इस बारे में, इस युद्ध के बारे में। और इसके अलावा वाण नरेश उनके सामंत थे। और एक तमिल अभिलेख में दंती बर्मन को पल्लव कुलभूषण कहा भी गया है। इसके अलावा भारद्वाज गोत्रीय भी कहा गया है। पल्लव कुलभूषण, भारद्वाज गोत्रीय ये कहा गया है दंती बर्मन को। तमिल अभिलेख से पता चलता है इस बात का। और अपने पिता की भांति दंती बर्मन जो था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी विष्णु भगवान को मानता था। और वैलूर पाल्यम एक अभिलेख है, उसमें विष्णु का अवतार भी इसको बताया गया है दंती बर्मन को। ठीक है, जो कि एक प्रकार से उतना यथार्थ नहीं है। और उसके गुणों की प्रशंसा भी करी गई है। इसने मद्रास के समीप त्रिपल्लीकेन में खास करके पार्थ सारिथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था दंती बर्मन ने। और अभिलेख जो है इसी मंदिर में ही लिखा हुआ मिला है। ठीक है, जिस मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। तो पार्थ सारथी मंदिर जो है उसी में खास करके ये मंदिर कहाँ पर है? त्रिपल्ली केन के समीप है ये मंदिर, पार्थ सारथी मंदिर। इसमें अभिलेख जो है, इसी अभिलेख से इन सभी बातों के बारे में हमको जानकारी मिलती है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट कौन थे बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रकूट कौन थे भाई? राष्ट्रकूटों के बारे में एक प्रकार से संदेह भी है। राष्ट्रकूटों को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एक प्रकार से जो विद्वान हुए हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, बताया है। राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो दक्षिण पथ के राजवंशों में राष्ट्रकूट वंश का विशेष महत्व है। और वातापी के चालुक्यों के पतन के बाद आप देखिएगा राष्ट्रकूटों की राजनीतिक गतिविधि में समूचा दक्षिण भारत कहीं ना कहीं भी प्रभावित रहा। कुछ अरब इतिहासकारों ने राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट राजवंश को समकालीन महान राजवंशों के बीच गणना करी है। दृष्टांत स्वरूप सुलेमान ने लिखा है कि दीर्घजीवी वल्लभ यानी जो वल्लभ राज है, अमोघ वर्ष प्रथम संसार के महान सम्राटों में बगदाद का खलीफा, कुस्तुनतुनिया तथा चीन का सम्राट, ये सब एक उन्हीं के समान था। तो कहीं ना कहीं पे राष्ट्रकूट कौन थे यह कह पाना एकदम से कठिन बात है। परवर्ती अभिलेखों में इनको यदुवंशी क्षत्रिय बोध बताया गया है। उनके पूर्वज को रट्ट कहा गया राष्ट्रकूटों को, और रट्ट से फिर राष्ट्रकूट हुए। जबकि भंडारकर महोदय की धारणा है कि यह रट्ट कोई काल्पनिक व्यक्ति प्रतीत होता है। फ्रीट महोदय कहते हैं कि राष्ट्रकूटों का समीकरण राठौर अथवा आंध्र का जो रेड्डी जाति होती है उस वंश से माना जाता है, किंतु इनके मूल में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अशोक के अभिलेख में रठिकों का उल्लेख मिलता है।
सातवाहन वंश के नागनिका के नागघाट अभिलेख में जो है महरठियों का उल्लेख मिलता है। और अनंत सदाशिव अल्तेकर के अनुसार राष्ट्रकूट इन्हीं रठिकों की संतान हुआ करते थे। और राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल स्थान जो है वो लट्टलूर यानी जो इस समय लाटूर पड़ता है, ठीक है, लाटूर जिला बीदर में पड़ता है, तो उसको माना गया। किंतु बाद में एलीचपुर यानी बरार में इन वंश का राज स्थापित हुआ। और सन 752 ईस्वी में आप देखिएगा उसी के लगभग दंती दुर्ग ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ बातें होगी जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। राष्ट्रकूटों से चोलों के बीच में राजनीतिक संबंधों भी में संघर्ष भी रहा कुछ समय के लिए, ठीक है। और इसका राष्ट्रकूट वंश का जो महानतम शासक था वो गोविंद तृतीय था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा राष्ट्रकूट शब्द ना तो जातिवाचक और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर प्रचलित हुआ, बल्कि एक प्रशासनिक पद के आधार पर प्रचलित शब्द है राष्ट्रकूट। राष्ट्रक या राष्ट्रकूट ही इसको कहते हैं। और वे राज्य की प्रशासनिक इकाई राष्ट्र के प्रधान होते थे। और इसी तरह एक शब्द ग्रामकूट भी प्रचलित था उस समय। और इसी ग्रामकूट के ही आधार पर राष्ट्रकूट या ग्रामकूट बात मतलब थोड़ा सा ग्रामकूट राष्ट्रकूट ये सब शब्द जो है प्राचीन में प्रचलित थे और उन्हीं से राष्ट्रकूट बना है। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते तो राष्ट्रकूट इस प्रकार से चीज़ें हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष कौन था, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष की बात की जाए तो जब गोविंद तृतीय जो था वो उत्तरी भारत से वापस लौट रहा था, तो उसी समय की बात है 808 ईस्वी के लगभग की। उसी समय उसके एक पुत्र होता है गोविंद तृतीय के, उसका नाम अमोघ वर्ष रखा जाता है। तो 808 ईस्वी में एक लड़का हुआ अमोघ वर्ष, उसका नाम रखा गया। गोविंद तृतीय का पुत्र था। गोविंद तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आप देखिएगा 816 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है अमोघ वर्ष। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र मात्र लगभग 8 वर्ष या 6 वर्ष के आसपास मानी जाती है, चूँकि 808 ईस्वी के आसपास पैदा हुआ था, 816 में गद्दी पर बैठा तो लगभग 8 वर्ष या 7 वर्ष रही होगी इसकी उम्र, ठीक है। कुछ विद्वान गोविंद तृतीय के भारत के अभियान की तिथि 801 से 802 स्वीकार करते हैं और वह कहते हैं कि अमोघ वर्ष का जन्म जो है 803 ईस्वी में हुआ था और सिंहासन के समय में उसकी उम्र जो थी वो 11-12 वर्ष की थी। तो इनकी उम्र में जब ये गद्दी पर बैठते हैं अमोघ वर्ष तो उसमें विवाद भी रहा है। तो इसको लेकर के इस विवाद में अधिक ना पढ़ करके इतना ही कहना होगा कि अमोघ वर्ष अति अल्प आयु में यानी कम समय में वो गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। अमोघ वर्ष जब ये चूँकि अल्पवयस्क था, इसके होने के कारण से गुजरात के वायसराय कर्क ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था और खास करके विद्रोह और अशांति की स्थिति उत्पन्न थी। अमोघ वर्ष की अल्पायु के फलस्वरूप क्या हुआ कि राजाओं ने उसके विरुद्ध जो है 817 ईस्वी में जैसे ये गद्दी पर बैठता 816 में उसके 1 साल के बाद में आप देखिएगा विद्रोह कर दिया और गंग नरेश ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। बेंगी के चालुक्य जो थे राजा विजयादित्य द्वितीय ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। संजन लेख और जो अपद्वंद लेख है इससे यह पता चलता है कि कुछ समय के लिए अमोघ वर्ष जो था वो सिंहासन च्युत हो गया, मतलब सिंहासन को छोड़ कर दिया था। परंतु यह घटना कब और किन परिस्थितियों में घटी इस विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। बड़ौदा और सूरत लेखों से यह भी पता चलता है कि कर्क ने अमोघ वर्ष को दोबारा से सिंहासन पर बैठाया था और नवसारी लेख जो कि 1815 ईस्वी का है उसमें विद्रोह का और अमोघ वर्ष के सिंहासन से पदच्युत यानी हटाए जाने का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। 821 ईस्वी के जो सूरत अभिलेख है उसमें इस बात का पता चलता है कि कर्क की वीरता के कारण अमोघ वर्ष ने दोबारा सिंहासन प्राप्त करा और यह घटना 816 के से लेकर के 821 के बीच में घटित हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये था एक प्रकार से अमोघ वर्ष, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। 5वां प्रश्न है कल्याणी के चालुक्यों का विवेचन कीजिए। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल्याणी, वातापी, इन सभी में चालुक्य वंश के बारे में बताया जाता है। बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। चालुक्यों को कई सारी शाखाएं रही, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो उसी में से एक शाखा है कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्यों का विवेचन आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे आप। तो कल्याणी के चालुक्यों की अगर बात की जाए तो दक्षिणी भारत के इतिहास में चोलों की ही तरह आप देखिएगा चालुक्यों का भी बादामी वंश पर्याप्त विख्यात था। और आप देखिएगा राष्ट्रकूटों के उत्थान के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक चालुक्य इतिहास की जो मुख्य धारा थी उससे विलुप्त रहे ये। और सन 973 से लेकर के 974 ईस्वी के दौरान चालुक्य तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को अपदस्थ करके एक नवीन चालुक्य वंश की स्थापना करा। और इस वंश को कल्याणी का या राजधानी जो है कल्याणी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर था उसी को रखा और इसीलिए इनको कल्याणी का चालुक्य कहा जाने लगा। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे वो तैल द्वितीय थे। कौन थे भाई? तैल द्वितीय जो था वो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, ये बात ध्यान रखिएगा। और कल्याणी राजधानी थी इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। तैल द्वितीय कौन था? संस्थापक था। और तैल द्वितीय के पूर्वज राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। राष्ट्रकूटों के यहाँ पर सामंत के रूप में मतलब राष्ट्रकूटों के अंडर में ही शासन सत्ता संभालते थे। राष्ट्रकूटों के क्या थे भाई? सामंत थे। कौन? जो कल्याणी के चालुक्य थे, ठीक है, मतलब जो तैल द्वितीय था इसके जो पूर्वज थे। तो कल्याणी के चालुक्य लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण की प्रभुसत्ता के लिए चोलों के साथ संघर्ष करते रहे। तैलप्य और तैलपर्या इन नामों से विख्यात है तैलप द्वितीय का नाम, और राष्ट्रकूटों का सामंत था ये। अपनी योग्यता के बल पर इसने क्या किया? बहुत ही कम समय में महासामंत बन जाता है। और जिस गति से राष्ट्रकूटों का पतन हुआ उसी गति से तैल द्वितीय की शक्ति जो है और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती गई। और मालवा के परमार्थ जो थे उनके द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य पर आक्रमण करके और तज्जनित विनाश और अव्यवस्था का लाभ उठा करके तैल द्वितीय ने चालुक्यों की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित किया। और राष्ट्रकूटों के समस्त सामंत शासकों ने भी उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से आप देखिएगा तैल जो था, तैल द्वितीय या क्या नाम है, हाँ तैल द्वितीय जो था ये क्या किया? इसने गुजरात के अतिरिक्त समस्त राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्वामी हो जाता है। और इसने अश्वमल्ल और जो है भुवनैक मल्ल ये 2 उपाधियाँ धारण करी थी। और इसने लगभग 993 ईस्वी तक उसने मान्यखेट को राजधानी रहने दिया था। ये अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के अभिलेखों के, मतलब विद्वानों के कथन के अनुसार अगर देखा जाए तो 993 ईस्वी में संभवतः इसने मान्यखेट को अपनी राजधानी रहने दिया था, ठीक है, तैल द्वितीय ने। तो ये थे कल्याणी के चालुक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। छठा प्रश्न है, रुद्रांबा कौन थी? रुद्रांबा कौन थी भाई? आप सभी को पता होगा रुद्रांबा के बारे में, मैंने आपको बताया भी था अभी शुरुआत में रुद्रांबा के बारे में। रुद्रांबा से प्रश्न आता रहता है और ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है रुद्रांबा देवी, ठीक है। और ये प्रथम शासिका रही रुद्रांबा, और इनके बारे में ये प्रश्न ज़रूर है और ये प्रश्न परीक्षा में आएगा भी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रुद्रांबा के बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रुद्रम देवी या रुद्रांबा, इनको कई नामों से जानते हैं, या तो रुद्रम देवी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर रुद्रांबा मिलेगा। तो रुद्रांबा की बात की जाए तो खास करके अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने के बाद में आप देखिएगा लगभग 1259 और 60 ईस्वी से ही सहशासक के रूप में रुद्रदेव महाराज के नाम पर ये शासन करना शुरू कर देती हैं। और राजपद प्राप्त करने पर आप देखिएगा वो पुरुष भेष में दरबार में आया करती थी, मतलब एकदम से पुरुष जिस प्रकार से वेशभूषा धारण करते थे और जिस प्रकार से मुकुट लगाते थे सेम वैसी वेशभूषा इनकी भी रहती थी रुद्रांबा देवी की। और ये युद्धों में भी भाग लिया करती थी, मतलब ये डर के नहीं कि भाई अगर महिला गद्दी पर बैठी तो युद्ध में भाग नहीं लेती थी, बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर रहती थी, युद्ध करती थी, वीर थी, साहसी थी। और शासकत्व के प्रारंभिक वर्षों में आप देखिएगा जब शासन कर रही थी उसके शुरुआती समय में पांड्य आक्रमण और मुत्तुकूर के रणक्षेत्र में हुई पराजय के फलस्वरूप राज्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। इनके समय में गणपति को कुछ भूभाग भी खोने पड़े थे और कुछ सामंत भी अनियंत्रित हो गए थे इनसे। और अपनी वृद्धावस्था में राज्य की नवीन स्थिति का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर के गणपति शासन का संपूर्ण भार जो है अपनी पुत्री रुद्रांबा देवी और उसके परामर्शदाताओं के हाथों में सौंप करके स्वयं पृष्ठभूमि में चला जाते हैं, इनके पिताजी जो थे रुद्रांबा देवी के। और इस राजनीतिक संन्यास के बावजूद 1266 ईस्वी तथा 1269 ईस्वी के उसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि वह कम से कम 1270 ईस्वी तक जीवित रहा,
ठीक है, जो इनके पिताजी थे। और उनके 1269 ईस्वी के अभिलेख से जो गुंटूर जनपद के खास करके फलनाड तालुक में स्थित जो दुग्गी नामक स्थान है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यह भी ज्ञात होता है कि उस समय तक काकतीय सामग्री के रूप में रुद्रम देवी का अभिषेक नहीं हुआ था और इस विलम्ब का कारण राज्य की संकटमय की स्थिति जान पड़ती थी। रानी का विरोध भी हुआ और उनका समर्थन भी हुआ जब ये गद्दी पर बैठी, चूँकि उस समय एक स्त्री को गद्दी पर बैठना एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, सामंतों ने विरोध किया। तो उत्तराधिकारी के रूप में गणपति द्वारा, जब गणपति इनके पिताजी का नाम था रुद्रांबा के, तो जब उन्होंने रुद्रांबा के चुनाव और सह शासक के रूप में उनकी नियुक्ति का कुछ सामंतों ने विरोध भी करा था, जब उन्होंने कहा कि भाई ये सह शासक के रूप में काम करेंगी, तो खास करके और उनके शासक मतलब कि उनके साथ भी कुछ रहेंगे और बाकी गद्दी पर रुद्रांबा बैठेगी, लेकिन सह शासक के रूप में और भी लोग रहेंगे उनके साथ। तो इसका बहुत सारे सामंतों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया और वे एक स्त्री का शासन जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, जो सामंत हुआ करते थे। और उन्होंने क्या किया कि उसके विरुद्ध हथियार उठा लिया और उसकी प्रभुसत्ता समाप्त करने के प्रयास में जुट जाते हैं गणपति के। प्रताप चरित्र के अनुसार राज परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा भी करी थी। और इस ग्रंथ में आप देखेंगे उसके 2 सौतेले भाइयों की भी भूमिका रही है। जो रुद्रांबा थी उनके 2 सौतेले भाई भी थे, जिनकी अन्य किसी स्रोत से पुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन मिला कुछ। संभव है कि इस विवरण में उस विद्रोह की स्मृति हो जिसका अपनी राजधानी में ही रुद्रम देवी को सामना करना पड़ा था, परंतु अधिकांश सामंत जो थे, सेनापति जो थे, राज्य के जो अन्य अधिकारी थे, वो राजधानी के नागरिक रानी के प्रतिष्ठा मतलब रानी के प्रति प्रतिष्ठावान थे, निष्ठावान थे। अर्थात आप देखिएगा कि रानी को बहुत सारे लोग नहीं भी मान रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग जो थे और ज़्यादा लोग जो थे वो मान रहे थे रानी को। जनता रानी की फेवर में थी और जिनके सहयोग से क्या हुआ कि रुद्रम देवी ने विद्रोहियों पर विजय प्राप्त करी और जो है अपनी जो अधिकृत राजधानी थी उस पर दोबारा से अधिकार किया, दोबारा से अपना वर्चस्व कायम किया। ये थी रुद्रांबा देवी, ठीक है। बड़ी फेमस शासिका रही हैं और फेमस इसलिए भी माना था क्योंकि ये पहली शासिका मानी जा सकती हैं जो कि दक्षिण भारत में जो कि एक स्त्री गद्दी पर बैठी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय भाषा एवं साहित्य का प्रभाव बताइए। दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय भाषा की अगर बात की जाए और साहित्य का प्रभाव ये आपको देखने को मिलता है, चूँकि दक्षिण पूर्वी एशिया में आप देखिएगा दक्षिण जो भारत के जो शासक हैं उन लोगों ने मलेशिया से लेकर के आप देखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग विभिन्न भागों में आप देखेंगे, जैसे कि कंबुज द्वीप हो गए, चंपा, जावा, सुमात्रा जो इंडोनेशिया की द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, इन सभी में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया। और आप देखिएगा संस्कृत भाषा में लिखे गए लेख जो हैं कंबुज से प्राप्त हुए हैं, चंपा से प्राप्त हुए, जावा से मिले हैं, सुमात्रा से मिले हैं, बोर्नियो से मिले हैं, इन सभी स्थानों से संस्कृत में अभिलेख मिले हैं, ठीक है। और लेखों की शैली जो है काव्यात्मक है, इसमें संस्कृत के प्रायः सभी छंदों का प्रयोग भी मिलता है और इनके लेखक संस्कृत व्याकरण के नियमों से पूर्ण परिचित लगते हैं। जो भाषा मतलब जो मिली है कंबुज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो से जो अभिलेख मिले उनसे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और इन अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इन देशों में वेद, वेदांत, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण ये और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, इनके साथ ही साथ विभिन्न जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं इनका अध्ययन भी किया जाता था। कालिदास का भी वहाँ के साहित्य पर गहरा प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ के नरेश विद्वान और विद्वानों के असरदाता थे। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया था बल्कि इन्होंने भारतीय साहित्य के अनुकरण पर भी अपना एक विस्तृत साहित्य निर्मित किया, जिसे इंडो जवानी साहित्य भी कहा जाता है। तो इंडो जवानी साहित्य जो है उस पर प्रभाव किसका है? भारतीय साहित्य के अनुकरण पर, भारतीय साहित्य को ही अपनाया करके वहाँ पर एक साहित्य का गठन किया गया, इंडो जवानी साहित्य। लगभग 500 वर्षों तक इस साहित्य का विकास होता रहा, इंडो जवानी साहित्य का। जावा में आप देखिएगा महाभारत के आधार पर तमाम ग्रंथों की रचना भी हुई, जिसमें अर्जुन विवाह, भारत युद्ध, इसके अलावा असमर दहन, इसके अलावा सुमन शांतक, ये तमाम प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई जो कि महाभारत को आधार बना करके लिखे गए। ये सब कहाँ पर हुआ? ये सब इंडोनेशिया में आप देखिएगा हुआ है। जावा द्वीप है इंडोनेशिया का एक, जावा और सुमात्रा, ठीक है। वहाँ पर महाभारत के आधार पर तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए। भारतीय स्मृति तथा पुराणों पर आधारित भी अनेक मतलब कि अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ, अनेक ग्रंथों की रचना की गई। आप देखिएगा अर्जुन विवाह जो रचना हुई जावा द्वीप की रचना है, मतलब इंडोनेशिया की। तो इस रचना में एरलंग यानी लगभग 119 से लेकर के 142 उस समय शासन कर रहे थे, उसके शासनकाल में हुई थी।
काडिर राज्य के समय कृष्णायन की रचना हुई, और जिसमें कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण और जरासंध के वध की कथा है। रघुवंश जो नाटक है उसके आधार पर आप देखिएगा, रघुवंश के आधार पर आप देखेंगे जो है सुमन सांतक लिखा गया। इसके अलावा असमर दहन का आधार कालिदास का जो कुमार संभव है वो रहा। तो महाभारत में के उद्योग खास करके भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, इन सभी पर्वों के आधार पर आप देखिएगा भारत युद्ध नामक ग्रंथ लिखा गया, जो कि ये सब दक्षिणी पूर्वी जो खास करके एशिया है उसके जो देश हैं कहीं ना कहीं पे उसकी जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के अनुकरण पर ही संस्कृतियाँ वहाँ की डेवलप हुई हैं। ठीक है, और आज भी आप देखिएगा वहाँ पर भगवान श्री राम को आराध्य देव के रूप में पूजा भी जाता है। इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी आप देखिएगा वहाँ पर हिंदू धर्म की पूजा, मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी प्रकार से अन्य देशों में भी आप देखिएगा वहाँ की चूँकि वहाँ पर पहले भारतीय राजा ही शासन किया करते थे, भारतीयों का ही प्रभुत्व था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, कदम्ब वंश पर टिप्पणी लिखिए। कदम्ब वंश पर टिप्पणी लिखिए, बढ़िया प्रश्न है भाई। कदम्ब वंश के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कदम्ब वंश के बारे में। कदम्ब वंश पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है किसके बारे में? कदम्ब वंश के बारे में। अच्छा, कदम्ब वंश के बारे में मैंने आपको बताया भी था। कदम्ब राजवंश जो है ये 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कदम्बों का खास करके दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष होता है, और उस समय समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के परिणाम स्वरूप आप देखिए कांची में पल्लवों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। कदम्ब लोग जो थे वो मानव गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो कि अपने को हरित पुत्र कहते थे, और इनका मुख्य कार्य था वेदों का अध्ययन करना, वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करना। ये सब कदम्ब राजवंश के लोग किया करते थे, यानी कदम्ब राजवंश जो था वो ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, और ये किस गोत्र के थे? मानव गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले वे पल्लवों की अधीनता स्वीकार करते थे जो कदम्ब राजवंश के शासक थे, और इस वंश के खास करके मयूर शर्मन ने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और कदम्ब वंश का संस्थापक खास करके किसको माना जाएगा? मयूर शर्मन को ही माना जाता है, क्योंकि मयूर शर्मन ने ही पहले विद्रोह किया था और विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है, और इसीलिए कदम्ब वंश का संस्थापक माना जाता है मयूर शर्मन को। ठीक है, मयूर शर्मन की बात किया तो इसने पल्लवों के सीमांत अधिकारियों को परास्त कर दिया, श्री पर्वत के आसपास के जो घने वन हैं उन पर अधिकार कर लिया, और समय बीतने के बाद में यानी कालांतर में पल्लव राजाओं ने उससे मैत्री संबंध भी स्थापित किया, और बाद में उसे स्वतंत्र शासक स्वीकार भी कर लिया, और पश्चिम समुद्र और प्रेहरा यानी संभवतः तुंगभद्रा और मालप्रभ जो नदी है इसके बीच का जो भूभाग है उस पर भी अपना प्रभुत्व जमा लेता है मयूर शर्मन। तो बाद की कथाओं में भी आप देखिएगा मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है, कि मयूर शर्मन जो था इसने कितने यज्ञ किए थे भाई? अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूँ, यानी घोड़ा छोड़ता था ये यज्ञ करने के बाद में। जो भगवान श्री रामचंद्र ने यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ होता है, इसका मतलब होता है घोड़ा छोड़ाता है। इसमें अगर घोड़े को कोई व्यक्ति पकड़ता तो फिर उससे युद्ध करना पड़ता है, नहीं तो अधीनता स्वीकार करो या फिर एक प्रकार से उस घोड़े से युद्ध करो। ठीक है, मतलब घोड़े से नहीं, मतलब घोड़े को पकड़ लो, या जैसे लवकुश ने पकड़ा था तो फिर युद्ध करना पड़ता था उस शासक से। तो इसने लगभग कहा जाता है मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ठीक है, और खास करके आप देखिएगा बनवासी यानी बैजंती जो था उसकी मुख्य राजधानी थी। बनवासी जिसको पहले कहते थे, आज जो बैजंती है वो राजधानी हुआ करती थी मयूर शर्मन की, और खास करके पालासिका जो थी इसकी उप राजधानी हुआ करती थी। बैजंती तो मुख्य राजधानी थी, लेकिन पालासिका जो थी वो उप राजधानी थी। मयूर शर्मन ने लगभग 345 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी तक शासन किया था। आप देखिएगा लगभग 15 वर्षों तक शासन किया, और इन्हीं 15 वर्षों में इसने बहुत ख्याति प्राप्त करी और कदम्ब वंश को एक प्रकार से एक ज़बरदस्त आधारशिला प्रदान करी। ठीक है, किसने? जो ये था, क्या नाम है इसका? मयूर शर्मन। समझ रहे में आ रहा चीज़ें? तो मयूर शर्मन के बाद में आप देखते हैं बहुत सारे शासक आते हैं। ठीक है, और इसी में आप देखते हैं शांति वर्मन आता है। शांति वर्मन के बाद में उसका पुत्र है मृगेश वर्मन, वो शासन संभालता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से कदम्ब राजवंश था उसी प्रकार से गंग वंश भी था। गंग वंश के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो गंग वंश जो था ये कदम्बों और
पल्लवों के राजा के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में जो गंगों का राज्य था वो स्थित था, और इस स्थान को गंग वंश के साथ लंबे समय तक संबंध रहने के कारण से गंगवाड़ी कहा गया। और गंग वंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है। अभिलेखों में इस वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को बताया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसे जानवे कुल का यानी गंगा का वंश बताया गया है। कान्यावैन गोत्र का कहा बताया जाता है इसको, कोंकणी वर्मा को। कई युद्धों में ख्याति प्राप्त करी और इसने खास करके एक समृद्धिशाली राज्य का निर्माण कर लिया और धर्म महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, जो ये था कोंकणी वर्मन, और जो उसकी स्वतंत्र स्थिति का सूचक भी था। कोंकणी वर्मन की अगर बात की जाए या वर्मा की, तो इस 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है और गंगों की प्राथमिक राजधानी खास करके कोलाल, जो आज का कोलर है उसी को पहले कोलाल बोला जाता था, तो राजधानी थी जो बाद में आकर के तलकांड हो जाती, मतलब कि तलकाड़ हो जाती। तो इस प्रकार से कदम्ब जैसा था वंश वैसा गंग वंश भी था। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कदम्ब वंश के बारे में कुछ जानकारी मैंने दी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। तो ये तो हो गए आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। अब बात की जाती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की है तो खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। उन 4 प्रश्नों में से केवल और केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग या अधिकतम आपको 500 शब्दों में देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रश्नों के उत्तर को आपको कितने शब्दों में, 1000 शब्दों में लगभग देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग और लगभग कितने पेज में आपको लिखना है भाई, कितने पेज में लिखना होता है पेपर को, मतलब इसमें आपको, तो लगभग और लगभग आप अगर 4 से 5 पेज में लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चालुक्यों एवं पल्लवों के मध्य संघर्ष का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न। चालुक्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष को लेकर के ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो चालुक्यों और पल्लव इन दोनों शासकों के बीच में जो संघर्ष रहा है, ये संघर्ष को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षा में, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि चालुक्यों और पल्लवों का जो संघर्ष है, इसकी अगर बात की जाए तो आप देखिएगा, पल्लव नरेश थे महेंद्र वर्मन और चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय। इनके बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है। फिर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। इसके अलावा पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के बीच में युद्ध होता है। इसके अलावा पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम था और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम था, इसके बीच में भी युद्ध होता है। पल्लव नरेश था परमेश्वर वर्मन प्रथम और चालुक्य नरेश था विक्रमादित्य, उसके बीच में भी युद्ध होता है। पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन द्वितीय और चालुक्य नरेश विजयादित्य के बीच में युद्ध होता है। तो कई सारे युद्ध आप देखने को मिलेंगे पल्लव नरेश और चालुक्यों, मतलब नरेशों के बीच में। पल्लव नरेश था नंदी वर्मन द्वितीय और चालुक्य नरेश था विक्रमादित्य, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 734 ईस्वी में, आपको पता होगा। और विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य सिंहासन पर बैठता है, उसके बाद में जो है युद्ध होता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का जो अंत हुआ है, खास करके नंदी वर्मन द्वितीय ने 800 ईस्वी तक राज्य किया और इधर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की मृत्यु 745 ईस्वी में हो जाती है। 746 ईस्वी में कीर्ति वर्मन द्वितीय चालुक्य नरेश बनता है और कीर्ति वर्मन द्वितीय जो है और पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय में युद्ध हुआ अथवा नहीं हुआ, इस विषय में कोई निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, इतना अवश्य ज्ञात होता है कि पल्लव नरेश नंदी वर्मन ने चालुक्य नरेश कीर्ति वर्मन द्वितीय से भयभीत होकर के उससे संधि कर ली थी और अपनी एक पुत्री थी रेवा, उसका विवाह उनसे कर दिया था। ठीक है, और अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में चालुक्य नरेश कीर्ति वर्मन द्वितीय को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। तो इस प्रकार से क्या होता है, चालुक्यों और पल्लवों का संघर्ष जो था वो थम जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पल्लव और चालुक्य के बीच में संघर्ष था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है होयसल नरेश बीर बल्लाल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। होयसल नरेश जो बीर बल्लाल है, ये फेमस शासक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये होयसल नरेश में एक प्रकार से आप देखिएगा इम्पोर्टेंट शासक की भूमिका निभाता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओके, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी और जब अगला मॉडल पेपर आएगा तो हम इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे, सभी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर यहीं पर हम चर्चा करने का प्रयास करने लगेंगे, तो इसीलिए आप लोग अगली वीडियोज़ में देखिएगा। ठीक है, तो ये होयसल नरेश बीर बल्लाल की जो उपलब्धियाँ हैं, इन उपलब्धियों को आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में
चोल चालुक्य युग का जो संघर्ष रहा, चोल शासक और चालुक्य शासकों के बीच में जो संघर्ष रहा है, इसके बारे में बताएं। जो विविध चरण रहे हैं चोल चालुक्य वंश के, मतलब कि जो संघर्ष के, उसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो चोल चालुक्य का जो संघर्ष रहा है और चालुक्य और पल्लवों का संघर्ष रहा है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जो है इस संघर्षों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, चोल चालुक्य संघर्ष के बारे में, और चालुक्य और उनके जो पल्लव शासक थे उनके बीच में संघर्ष होते रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी हम इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, एक दिन विधिवत तरीके से हम चर्चा भी कर देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, राजेंद्र चोल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। राजेंद्र चोल की उपलब्धियां से प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये दीर्घ उत्तरीय के लिए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लघु उत्तरीय में आप देखिए इन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर हमने चर्चा करी, आप लोगों ने देखा। तो इन प्रश्नों के लिए आपको मैं बता दूं कि और भी वीडियोस आती रहेगी, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन पर मैं चर्चा करता रहूँगा समय समय पर। तो 2, 3, 4 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। बाकी बस आपको मॉडल पेपर ही देख लेना है, आपका काम हो जाना है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए लगातार मेहनत करता रहेगा, लगातार इसी प्रकार से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जिस प्रकार से हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, इसी प्रकार से हम फोर्थ सेमेस्टर में आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर फिफ्थ सेमेस्टर, फिर सिक्स्थ सेमेस्टर, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। तो इन सभी वीडियोस को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे और आप इसी प्रकार से अन्य वीडियोस का लाभ उठा सके और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जिससे क्या हो कि आप अपने माता पिता का, अपने स्कूल कॉलेज का, अपने गुरुवरों का नाम रोशन करें और अपने आप को एक प्रकार से साबित करें कि भाई आप टैलेंटेड हो। क्योंकि लोग एक प्रकार से जब आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तभी आपको बधाई देते हैं, तभी आपको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो आप एक प्रकार से अपने आप को साबित करें, अपने आप को बताएं कि भाई हम भी कुछ हैं। मात्र मैं ऐसे पैदा होने के लिए नहीं पैदा, मतलब कि मैं केवल जिंदा रहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए अपने आप को समझिए, अपने स्व को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए और अपने अस्तित्व के लिए एक प्रकार से संपूर्ण जो प्रयास है वो करने का प्रयास पूरा आपको करना चाहिए। और इसमें स्टडी एक महत्वपूर्ण पहलू है, फैक्टर है, जो कि आपको साबित करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप कम नंबर पाएंगे तो गांव वाले ही आपकी मजा लेंगे, अगर आप ज़्यादा नंबर पाएंगे तो वही आपको बधाई देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको खुद के बारे में साबित करना, और ये बहाना नहीं बनाना कि अरे हमको तो ये करना है, हमको वो करना है। जिसको करना है वो करता है, जिसको नहीं करना उसको बहाना मारना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको बस पढ़ना ही है। और इसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपने अगर ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी जगह आए हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अगर आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ा नहीं, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहे परीक्षा के समय तक, निश्चित तौर पर आप सारे प्रश्नों कर करके आएंगे। और इससे पहले जो 4 वीडियोस अवेलेबल है उनको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।